हेलो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो घटना चक्र के द्वारा जो है सामान्य अध्ययन बीपीएससी के लिए, ठीक है ना, 71वीं बीपीएससी के लिए जो न्यू बुक जारी की गई है 2025 एडिशन की। इसमें जो है टोटल 44वीं 42वीं बीपीएससी से लेकर 70वीं बीपीएससी तक के हल प्रश्न पत्र जो हैं वो दिए गए हैं और व्याख्या सहित इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2025 में जिनका भी एग्ज़ाम है सितंबर में, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे आज के वीडियो में इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, पहला यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए ये देखिए, ये 53वीं बीपीएससी और 55वीं बीपीएससी यानी बीपीएससी में प्रश्न जो है वो रिपीटेड होते हैं, तो इसको देख कर जाइएगा। चलिए इसका व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाने लगा, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा यहाँ से प्रश्न। चलिए अगला देखेंगे, भारतीय संविधान में शामिल है। तो भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ शामिल है, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग आदि करके है, ठीक है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाल भी दिए गए। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या जो है 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान में, ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन इधर दिए गए हैं। भारतीय संविधान में जो है ये आपका 400 से अधिक जो है आर्टिकल्स है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। सभी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, ये 42वीं में पूछा गया था। चलिए अगला देखेंगे, मिलान करना है, यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करना है, ठीक है। तो संघ सूची में देखेंगे तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 97 विषय है, ठीक है। राज्य सूची में देखेंगे तो राज्य सूची में 66 विषय है और समवर्ती सूची में 47 विषय है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो ए सी बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया था, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सही सुमेलित इसमें देखेंगे तो संघ सूची में देखेंगे तो 97 प्रविष्टियाँ, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है, ठीक है। राज्य सूची में 66, वर्तमान में गणना के अनुसार 59 है, ठीक है। और समवर्ती सूची में 47, वर्तमान में देखेंगे तो 52 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। निम्न शब्दों पर विचार करना है, तो चलिए देखते हैं। सही शब्दों के विचारानुसार क्रम दीजिए इसको। तो पहले जो हो जाएगा सार्वभौमिकता हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर समाजवादी हो जाएगा, फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और फिर लास्ट में
प्रजातांत्रिक हो जाएगा। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 6 का ए ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो साधारण बहुमत चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। नए राज्य के निर्माण के लिए संशोधन हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया, संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझ सकती है। चलिए अगला देखेंगे। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर मिलान करने वाला नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो आपका हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और आपका हो जाएगा यहाँ से अल्पसंख्यकों को अधिकार, यानी ऑप्शन देखिएगा तो ए ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह गैर नागरिकों यानी विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यहाँ से इसका राइट आंसर देखिएगा तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है इसका व्याख्या। हाँ, ये रहा। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) या ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? कि आपका राइट आंसर देखिएगा तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। चलिए अगला देखेंगे। 11 नंबर सवाल। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका जो है बीपीएससी ये प्रश्न कैंसिल हो गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है।
इस प्रकार विकल्प में ए और सी दोनों सही है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर देखिएगा तो ए और सी, यानी सूचना का अधिकार भी हो जाएगा और यहाँ पर शिक्षा का अधिकार भी हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। और आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो हाँ दूसरा हो जाएगा समान नागरिक संहिता, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, बी 1 और 2। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे, ये भी प्रश्न 2 बार बीपीएससी में आ चुका है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान वेतन और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निदेशक तत्वों जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रश्न 3 बार बीपीएससी में आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। भारत के भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 क में है, ठीक है, और अनुच्छेद 51 क के तहत किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो आपका सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन हो जाएगा, ये 2 बार प्रश्न आ चुका है इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53(1) में लिखा गया है। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, तथा यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में यह कहा गया था। चलिए अगला देखेंगे, अगला यहाँ से देखिए, अगला प्रश्न यहाँ से दिया गया है 16 नंबर सवाल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है। तो आपका ये 12वीं क्रम की है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपतीय चुनाव संपन्न हुए थे। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति के अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तथापि कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम 14वां था। 25 जुलाई 2017 को देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, याद रखिएगा 15वीं क्रम की है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है।
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बना पाता है जब सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? कि आपका 12वां क्रमांक था जब प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार क्रमांक 12वां है, जबकि उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक 13वां है। 11 अगस्त 2017 से एस वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है ये आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न तो होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों की किसी संयुक्त बैठक और संसद के किसी समिति में बोल सकता है, ठीक है, भाग ले सकता है या बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 88 कहता है ये महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अनुच्छेद 76(4) के अनुसार। अतः राष्ट्रपति को उसे पदच्युत करने का अधिकार यानी पद से हटाने का अधिकार भी है। नेक्स्ट है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आपका कौन ले सकता है? तो आपका महान्यायवादी ले सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 22 नंबर, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार डैश अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 2 माह की अवधि के लिए, ठीक है। चलिए इसका व्याख्या करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 के क्लॉज 4 के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190 क्लॉज 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा में होते हैं। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 250 सदस्य जिनमें 12 जो है सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका व्याख्या देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 80 के क्लॉज 1 के में कहा गया है कि राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अधिक प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्य से मिलकर जो है राज्यसभा बनेगी। चलिए नेक्स्ट है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आपका समाप्त होने का विषय नहीं है, ठीक है, यानी विघटित नहीं होता है, यानी चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो अनुच्छेद 83 के क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट है, किसी सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है?
तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो ये ऑप्शन राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का अध्यक्ष। चलिए इसका व्याख्या देखेंगे तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के क्लॉज 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे 26 नंबर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका उपराष्ट्रपति होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत दिया गया है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर इसका व्याख्या कर लेंगे पहले। अनुच्छेद 109 के क्लॉज 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109 के क्लॉज 2 में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिनों की अवधि में पारित करना होगा। साथ ही राज्यसभा सिफारिशों सहित विधेयक लोकसभा को 14 दिनों में वापस करनी होगी। इससे ज्ञात होता है कि राज्यसभा धन संबंधित मामलों में शक्तिहीन है। चलिए नेक्स्ट है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न दिया गया है, लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान बना है आपका बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका व्याख्या यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे, तो लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो आपका लोकसभा के स्पीकर को जो है प्रस्तुत करती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमिटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग 31 से लेकर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद। इसका PDF आपको चाहिए, ठीक है ना, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको PDF वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा, मिल जाएगा। धन्यवाद।